शुरुआत हेमंत जी अगर मैं आपसे करना चाहूं, आज आपने जो पोस्चरिंग पोजिशनिंग देखी है विपक्ष की, आज भी हाथों में उनके संविधान की वही कॉपीज थी और आज भी उन्होंने कहा कि इसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता और हम हर कीमत पर इसकी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे और ये देश जो है इसी संविधान से चलेगा। और जब नरेंद्र मोदी जब शपथ ले रहे थे तब आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरह से एक तरह से हवा में हाथ ऊपर करके वो जो कॉपी है संविधान की वो दिखाई नरेंद्र मोदी को। ये जो आक्रामक पूरा रवैया है विपक्ष का, जिस तरह के वो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की अभी भी उन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर चुप्पी, इसको आप कैसे देख रहे हैं? और आने वाले 10 दिन यानी कि 3 जुलाई तक जो सत्र चलेगा वो कितना मुश्किल भरा कांटों भरा रास्ता है नरेंद्र मोदी के लिए? देखिए बुशरा जी, जो आज की तारीख में जो स्थितियां शुरू हुई हैं, नए संसद का पहला दिन है और जिस तरीके की पोस्टरिंग विपक्ष ने ली आज, इसको कहते हैं अटैक फ्रॉम द वर्ड गो। पहले पल से ही, और याद ये कहिए कि सदन के शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने न केवल अपनी एकता दिखाई बल्कि पूरी सरकार के कामकाज को लेकर पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। आमतौर पर आपने देखा होगा मोदी जी से पहले भी 2 बार प्रधानमंत्री बने, 2014 में बने, फिर 2019 में बने। तो किसी भी सरकार के पहले 3 से 6 महीने आमतौर पर माना जाता है कि वो हनीमून पीरियड होता है, कि सरकार को सेटल इन होने के लिए समय दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये सरकार कंटिन्यूटी की सरकार है और लगातार सिर्फ केवल चेहरे भी नहीं बदले, सारे का सारा सिस्टम वही है, तो देश के जो कंकरेंट मुद्दे हैं उन सब को लेकर के विपक्ष ने धावा बोल दिया सदन की शुरुआत से पहले ही, और उसके बहुत ठोस कारण भी हैं। देखिए, देश की जो सबसे युवा आबादी है उसके साथ नीट के एग्जाम को लेकर के जो कुछ हुआ और तमाम जिन मुद्दों पर जो कुछ हुआ, विपक्ष ने जिस तरीके से संविधान को हाथ में लेकर के घेरा है, वो अपने आप में मोदी का अगर कार्यकाल देखेंगे आप 10 साल का, तो अभूतपूर्व है। अभी तक तो ये कहा जाता था विपक्ष है कहां, अब तो उल्टा लग रहा है। अब ये लग रहा है कि सरकार छुप रही है। मोदी जी ने क्या कहा कि विपक्ष को जिम्मेदार होने की जरूरत है। कभी मोदी जी ने ये सोचा कि सरकार को भी जिम्मेदार और जवाबदेह होने की जरूरत पहले होती है? क्या वो कभी जिम्मेदार रहे उस शक्ल में, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति, अपने निर्वाचकों के प्रति जिन्होंने उनको चुन के भेजा है? वो देश के किसी भी समकालीन मुद्दे पर, समसामयिक मुद्दे पर आज तक मोदी जी कभी नहीं बोले। जब जरूरत पड़ी तब कभी नहीं बोले। उन्होंने केवल अपनी सुविधा के हिसाब से अपना मुंह खोला है आज तक। लेकिन इस बार आपने जो कहा कि क्या बदल गया है, इस बार बहुत कुछ बदल गया है बुशरा जी। आंकड़े बदल गए हैं, मोदी जी के चेहरे का नूर बदल गया है, सरकार का इकबाल बदल गया है, विपक्ष का जो हमलावर तेवर है वो बदल गए हैं पूरे तरीके से, और जो घेराव की रणनीति है वो राइट फ्रॉम द मोमेंट गो है। तो बहुत कुछ बदला है। इसमें केवल जो नहीं बदला है अब तक और जो बदलने की उम्मीद मुझे कम है वो है इस मीडिया का बेशर्मीपूर्ण रवैया, जो उन मुद्दों को लेकर के आज भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए है। आपने 10 साल का मोदी का कार्यकाल देखा, पहला कभी किसी मामले पर उन्होंने कोई एक्शन लिया? पेगासस से लेकर के, राफेल से लेकर के, किसी मसले पर। यह पहला अवसर है जब सदन की शुरुआत से 2 दिन पहले मोदी जी को एनटीए के डीजी को हटाना पड़ा। ये कभी सुना था आपने 10 साल में? ये अलग बात है कि एनटीए के चेयरमैन को हटाया जाना चाहिए था, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, क्योंकि उनके जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं वो सारे के सारे डाउटफुल हैं। मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे, वहां से व्यापम की शुरुआत हुई। उसके बाद वो छत्तीसगढ़ में गए, वहां छत्तीसगढ़ चेयरमैन रहे पब्लिक सर्विस कमीशन के। उसके बाद वो यूपीएससी के चेयरमैन रहे और अब वो एनटीए के चेयरमैन है। और सारे का सारा मॉडल पेपर लीक का वही चला आ रहा है, कंप्लीट मॉडल। और मैं केवल ये नहीं, यहां तक सीमित नहीं है, नीट तक नहीं है, जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं सबके अंदर पेपर लीक का सेम पैटर्न चल रहा है। तो क्या मोदी जी ने कभी मुंह खोला? आपको ध्यान होगा मोदी जी राजस्थान गए थे चुनाव प्रचार के दौरान, वहां उनको राजस्थान के पेपर लीक्स की बड़ी याद आ रही थी, लेकिन जो अपने जो सारा कार्यकलाप है उस पर उनकी कभी कोई ध्यान जाता नहीं। तो आज विपक्ष ने बहुत अच्छा काम किया कि पहले दिन से उनको यह बता दिया कि देखिए हम तो जिम्मेदार हैं या नहीं, लेकिन आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। ये वही मोदी जी हैं आज जो झुककर विपक्ष को नमस्ते कर रहे थे, नमस्कार कर रहे थे शपथ के बाद। आपको ध्यान होगा कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कौन राहुल। तो हर पल पे विपक्ष को डिमीन करते थे। आज वही राहुल गांधी उनको शपथ के दौरान उनको हाथ उठा करके संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। देखा जाए तो मोदी जी ने संविधान की शपथ ली है, लेकिन संविधान के प्रति उनकी जागरूकता कितनी है
उनका कमिटमेंट कितना है, ये पूरे देश ने पिछले 10 साल में देखा है। और बुशरा जी, उसका कारण है, कोई ऐसी बात नहीं कि मोदी जी वैसे ही कर रहे हैं। मोदी जी जिस संगठन से आते हैं, उस संगठन के अंदर फांसीवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। उसके अंदर सवाल जवाब की कोई गुंजाइश होती नहीं। उसमें जो बड़ा कहता है वो सबको आंख कान और नाक बंद करके वही करना होता है, कोई सवाल जवाब नहीं होता। तो उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। उनको संविधान ना तो पढ़ने की बात कही गई, ना सवाल जवाब की बात की गई। उन्होंने तो 10 साल में पहले यहां और उससे पहले गुजरात में सरकार को हाँक करके दिखाया। तो इस बार जो आपने कहा क्या बदला है, इस बार मोदी जी सरकार को हाँक नहीं पाएंगे, संसद को नहीं हाँक पाएंगे, विपक्ष को नहीं हाँक पाएंगे, संविधान को नहीं हाँक पाएंगे, देश को नहीं हाँक पाएंगे। और उनको कहीं ना कहीं तमाम उन कायदे कानूनों का अनुपालना करनी पड़ेगी जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है देश के संवैधानिक तौर पर चुने हुए मुखिया के तौर पर। अब इसमें सारा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल ये रहने वाला है कि विपक्ष की एकजुटता, और विपक्ष की एकजुटता जैसा आपने आज देखी, सभी पार्टियों ने इंडिया अलायंस की एकजुट होकर के, कोई पार्टी लाई नहीं, कुछ नहीं, सबके हाथों में संविधान की प्रति थी। और कभी भी आपने सोनिया गांधी को इतना फ्रंट फुट पर आकर इतना हाइपर एक्टिव नहीं देखा होगा, राहुल गांधी को इतना हाइपर एक्टिव नहीं देखा होगा। और ये आज की बात नहीं है, जिस दिन से चुनाव परिणाम आए हैं 4 जून से लेकर के अब तक, कोई ऐसा दिन नहीं गया है जिस दिन सरकार को आईना नहीं दिखाया विपक्ष ने। और वो अकेले राहुल गांधी नहीं, उसमें अखिलेश भी है, उसमें तेजस्वी भी है, उसमें सभी पार्टियों के लोग हैं। तो उससे ये बड़ा स्पष्ट होता है कि मोदी जी जिस तरीके से देश को हाँकते आए हैं, वो हाँकने वाला मामला अब नहीं चलेगा। और जो आज मोदी जी की भाव भंगिमाएं हैं, 4 जून से लेकर के अब तक उनकी भाव भंगिमाएं देखिए आप, उनकी जो सरकार है वो मोदी जी के पर्सनैलिटी कल्ट के आगे पहली बार थकी हुई, थोड़ी सी बुझी हुई और उबाऊ सरकार लग रही है, क्योंकि वो उसी पैटर्न पे काम कर रही है कि मुद्दों पर चुप्पी रखनी है। लेकिन इस बार पहली बार ये हुआ कि एनटीए के डीजी को एटलीस्ट हटाना पड़ा। ये वो बदलाव है जिसको आप इस सरकार में, इस सदन के कार्यकाल में बार बार देखेंगे और विपक्ष के इन हमलों को भी बार बार देखेंगे। मोदी जी की जो ट्रेनिंग है कि वो अपने सुविधा के हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं, वो इस बार नहीं चलने वाला है, ये तय मान के चलिए। लगता है व्यक्तिगत तौर पे जो जिस तरह की देश में नैरेटिव बढ़ाया जा रहा है कि मोदी जी के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा ये स्पीकर का पद होने वाला है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। जिस तरीके से लय में लय मिला करके नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने कंप्लीट सरेंडर कर रखा है आज की तारीख में, मुझे इसमें कोई कंफ्यूज नहीं लगता कि मोदी जिसको चाहेंगे वो उसको स्पीकर नहीं बनवा पाएंगे। ये सारी की सारी एक और तरह की चीजें हैं जिसको एक नैरेटिव बनाने की बात है। हकीकत ये है कि दोनों में से किसी की हैसियत नहीं है, ना चंद्रबाबू नायडू की और ना ही नीतीश कुमार की। उनको पहले अपना हाउस इन ऑर्डर करना है। आंध्र प्रदेश की जो आज आर्थिक स्थिति है, पूरे के पूरे जो हालात हैं, उसमें फिलहाल के लिए चंद्रबाबू नायडू एट दी ऑनसेट कोई पंगा लेंगे मोदी से, ऐसा मुझे नहीं लगता। जो आपने बात राजनाथ की कही, यस दैट इज ए इशू, लेकिन वो क्यों है? क्योंकि वो थोड़े से माइल्ड है। वो अमित शाह की तरह वन वे ट्रैफिक नहीं है, मोदी की तरह वो दूसरों की सुन भी लेते हैं। तो एक तरीके से अब जो अपने एलाइज हैं उनको एक गुड ह्यूमर में रखना और बिना किसी आक्रामकता के सहजता और सरलता के साथ अपने एजेंडे पर ले आना, ये बात है। आपने कहा कि वो अपना नाम क्यों नहीं सामने लेकर के आए, ये मोदी की नई बात नहीं है। ये हमेशा से ऐसा करता है कि ही कीप्स हिज कार्ड्स वेरी क्लोज टू हिज चेस्ट। तो फिलहाल स्पीकर के पद के लिए मुझे कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं दिख रहा है किसी भी रूप में। जिसको चाहेंगे मोदी जी बनवा ले जाएंगे, लेकिन समस्या वहां आएगी कि अगर ओम बिरला जैसा व्यक्ति बन गया इस बार स्पीकर और बनवा दिया गया, तो इस सरकार का हश्र क्या होगा फिर? पिछली बार वाली स्थिति तो है नहीं कि आप 150 सांसदों को सस्पेंड करा देंगे, ये करा देंगे। इस बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो आपको ऐसा स्पीकर लेके चलना पड़ेगा जो ना केवल सबको स्वीकार्य हो, बल्कि उसकी जो करनी है और जो उसकी कथनी है, उसका जो व्यवहार है वो स्पीकर जैसा हो, अनबिकमिंग ऑफ ए स्पीकर ना हो। पिछली बार आपने जिस तरीके की एरोगेंस, जिस तरीके की स्मगनेस, जिस तरीके के सारे हालात ओम बिरला के साथ देखे थे, वो इस देश के संसद ने कभी पहले नहीं देखा। कि सरकार के आंख के इशारे के ऊपर सारी सदन चलाई, माइक स्विच ऑफ कर दिया, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट किसी को सस्पेंड कर दिया, बिना कारण के सस्पेंड कर दिया, जो शोर नहीं कर रहा उसको भी सस्पेंड कर दिया। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए अच्छा यही होगा कि वो ओम बिरला जैसे व्यक्ति को, जिसकी क्रेडेंशियल्स पहले मतलब उतने ग्राह्य नहीं रहे हैं, उनकी बजाय किसी ऐसे व्यक्ति को स्पीकर बनाए कि जिसको विपक्ष भी स्वीकार करे, उनके अलायंस भी स्वीकार करे, और जो स्पीकर ना केवल हो बल्कि दिखता भी हो। जो ओम बिरला साहब का जो व्यवहार था पिछली टर्म के अंदर,
वो अनबिकमिंग ऑफ ए स्पीकर था ऑल थ्रू। तो ये बहुत ही खराब बात है। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो फेसेस के जरिए मैसेजिंग की जाती है। तो क्या मोदी जी इन जो आंकड़े घटे हैं उनसे कोई सबक लेंगे, या वो देश की जनता और संसद से बदला लेने के लिए फिर उन्हीं को बढ़ाएंगे? ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि स्पीकर के चुनाव में कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, जहां तक मोदी का सवाल है। जी तिवारी जी और बहुत सीजन्ड आदमी है, उनको सारी चीजों के बिटवीन दी लाइन सारी चीजों को समझते हैं। तो तिवारी जी ने एक पर्सपेक्टिव रखा, लेकिन इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव और है। जो सरकार माइनॉरिटी की सरकार होती है, यानी कि जो अपने बहुमत की सरकार नहीं होती, उसको हर कदम पर विपक्ष अपने जो सहयोगी हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर के और विपक्ष की पोस्टरिंग को भी ध्यान में रख करके मतलब अपना संचालन करना होता है। लेकिन इस बार की चीजें कुछ और हैं। जिस तरीके का मैंडेट आया है, आपको क्या लगता है कि इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की सोच सकते हैं क्या? ये पहली बात। जो जो इनके कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, जो कहीं ना कहीं जो इनके फ्लैगशिप प्रोग्राम्स भी हैं, क्या वो उसको ला पाएंगे? अभी तक तो हालत यह है कि मोदी की जो 10 साल का शासन रहा है अब तक का, उसमें जो पार्लियामेंट की सिलेक्ट कमेटीज होती थी जिसके अंदर सारे कानून जाते थे, उनको भी बाईपास कर दिया गया कंप्लीटली। लेकिन क्या अब ऐसा हो पाएगा? कुछ कुछ चंद ऐसे बिल हैं बड़े महत्वपूर्ण जिन पे इनकी अग्नि परीक्षा होने वाली है और इनके फ्लैगशिप हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले बीमा सुधार कानून है। वहां पर क्या करना चाह रही है मोदी सरकार? लगातार पिछली बार भी कोशिश की थी कि जो एफडीआई है बीमा के अंदर, वो 49 से 74% करना चाहती है। विपक्ष इसके सख्त खिलाफ है, क्योंकि जो अपने जो सरकारी कंपनियां हैं उनका जो नुकसान होगा, जो आम आदमी का नुकसान होगा, तो पिछली बार भी पास नहीं करा पाए थे। अब तो आप माइनॉरिटी की सरकार है, क्या आप बीमा सुधार कानून को लागू कर पाएंगे? पहली बात। डिजिटल इंडिया एक्ट है जिसके अंदर सारा यूट्यूब और इस सारे को पिछले दरवाजे के साथ उसके साथ खिलवाड़ करने की जो सरकार की मंशा है, क्या उसको लाने की सोच पाएंगे उस मंशा के साथ, और क्या उसको अचीव कर पाएंगे? तीसरा सबसे बड़ी बात है बीज विधेयक आना है। उसके बाद बिजली संशोधन विधेयक आना है। उसके अंदर क्या है कि जैसे आप टेलीफोन को आप किसी भी कंपनी का कनेक्शन ले सकते हो, वैसे ही आप पावर सप्लाई भी किसी भी कंपनी की ले सकते हैं। तो बिजली का सुधार का संशोधन एक्ट आना है, क्या उसको आप लागू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? फिर आपके पास आईबीसी अमेंडमेंट एक्ट आना है, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट एक्ट आना है। तमाम ऐसी चीजें हैं बुशरा जी जिन पे मोदी साहब को लगातार अपने सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लेके आना पड़ेगा। एक और विपक्ष जो कहता है बार बार, अभी तक तो इन्होंने क्या किया है? देश की सारी संहिताएं बदल दी और कहीं सिलेक्ट कमेटी का जिक्र भी नहीं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें कोई ऐसी होती है क्या डेमोक्रेसी के अंदर? और वो सिलेक्ट कमेटियां किस लिए बनाई है? ये उन कानूनों को छान सके, फिल्ट्रेशन कर सके कि उनमें कोई कमियां हैं, उनमें कोई सुधार है, उनमें कोई सुझाव है, उनको सदन एक हॉलिस्टिक व्यू में ले पाए। तो मोदी जी ने तो उन सारी परंपराओं को दरकिनार कर दिया था। क्या इस बार वो ऐसा कर पाएंगे? तो इस बार जो भी बड़ा कानून, जो भी पार्लियामेंट के जो असली पार्लियामेंट का काम है, कानून बनाना, विधेयक बनाना, क्या उस तरीके से हाँक पाएंगे? जवाब है ना। उनको अपने एलाइज को भी कॉन्फिडेंस में रखना पड़ेगा, अपनी मंशा भी साफ करनी पड़ेगी, और हो हल्ले के बीच में सांसदों को सस्पेंड करके एन ब्लॉक आप वो उस तरीके के कानून पास नहीं करा पाएंगे। ये सच है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा रोल स्पीकर के चेहरे का होगा, और स्पीकर का चेहरा इस देश में डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। जो जिस तरीके से पिछली बार ओम बिरला साहब ने किया, क्या मोदी इस बार अफोर्ड कर सकते हैं? जवाब है ना। और मेरा दूसरा सवाल है कि क्या ओम बिरला भी बन जाए मान लीजिए, तो क्या वो भी ऐसा कर पाएंगे? उसका भी जवाब ना है। उनको भी अपने कामकाज में, अपनी कार्यप्रणाली में सुधार करना पड़ेगा। और यही वो है जिस बदलाव की आप बात कर रही थी। क्या क्या बदला है? ये पूरा सूरत हाल बदला है, और इसमें देखा जाना है कि इसमें विपक्ष अपने इन धारदार तेवरों के साथ सरकार को, संविधान को मानने पर किस हद तक बाध्य कर सकता है, ये देखना सबसे रोचक है। का जो पूरा का पूरा लार्जर देन लाइफ का जो पूरा सिस्टम बनाया गया है, वो एक मार्केटिंग टेक्निक का हिस्सा है। पूरी जो 10 साल से एक मार्केटिंग के प्रोडक्ट के तौर पर उनको लॉन्च किया गया था, और उसी के तौर पर उनको इस्टेब्लिश किया गया कि देखिए वो कितने महान लीडर है। लेकिन हकीकत में वो एक रीडर है। आप किसी स्टेज के ऊपर आप उनको देखिए, उनका टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है, लेकिन आप टेलीप्रॉम्प्टर को पढ़ने वाले व्यक्ति को आप दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिटर घोषित कर देते हैं, और जनता मान भी लेती है। बहुत सारे लोगों को आज भी टेलीप्रॉम्प्टर का मतलब ही नहीं पता इस देश में, सच बात है। तो मोदी जी एक मार्केटिंग की ब्रांडिंग एक्सरसाइज का प्रतीक है, और उसी मार्केटिंग के जरिए राहुल गांधी को डिमीन भी करवाया गया। इस बात के पुख्ता संकेत और सबूत हैं कि जितना पैसा मोदी की ब्रांडिंग में लगाया गया, उतना ही राहुल गांधी को डिमीन करने में लगाया गया।
ये पिछले 10 साल का आप उठा करके देख लीजिए कि विपक्ष के जो नेता थे राहुल गांधी, उनको किस तरीके से डिमीन किया मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ट्रोलर्स के जरिए, और क्या क्या नहीं किया गया। और उसी के पक्ष में उसका हालत ये हुई कि राहुल गांधी ने बार बार एक दो बार अपने को खुद भी पप्पू कहा कि हाँ मैं पप्पू हूं, और उसके बाद बीजेपी को बैकफुट पे जाना पड़ा। मोदी जी की समस्या सबसे बड़ी क्या है कि मोदी जी का जो कद है वो अब उनसे संभल नहीं रहा है। वो आर्टिफिशियली जो जनरेटेड एक छवि बनाई गई, वो अब जनता के सामने धीरे धीरे एक्सपोज होने लगी। और वो छवि क्या थी कि बहुत बहुत मजबूत नेता है। भाई वो किस चीज का मजबूत नेता है कि जो एक भी सवाल का जवाब ना दे। मणिपुर में 13 महीने में जाकर झांके ना देखे, पूरा लोकसभा का चुनाव चला गया। किसी भी समसामयिक मुद्दे पर जुबान ना खोले। 378 दिन किसान जब बॉर्डर पे बैठे रहे, उनके बारे में एक सवाल ना बोले, और फिर चुपके से कह दे के तपस्या में कोई कमी रह गई। तो राफेल जैसे मसले पे, गलवान जैसे मसले पे, जैसे तिवारी जी ने कहा, नोटबंदी के मसले पे, इन सारे इश्यूज पे, इवन जो ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, अडानी का जो मसला आया, क्या किसी भी दुनिया के देश में, लोकतंत्र में, आपको ऐसा प्रधानमंत्री मिलेगा कि जो इतने बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध के अपना पार निकाल जाए काम? और दुनिया में इतना शर्मनिरपेक्ष मीडिया मिलेगा कि वो उस पर चुप्पी साधे रखे, सवाल ना पूछे सरकार से और विपक्ष को जलील करे? तो इसमें सवाल राहुल गांधी बनाम मोदी का नहीं है बुशरा जी, इसमें कुछ और सवाल है। उसमें सवाल यह है कि क्या इस देश का जो ये मीडिया है, जो लोकतंत्र की सुपारी लिए घूम रहा है, विपक्ष की तो ले ही रखी है उसने, क्या उसने जो विपक्ष की सुपारी लेकर के लोकतंत्र की सुपारी ली है, क्या इस बदले हुए नंबरों से उसमें उसका कुछ सुधार आएगा क्या? अभी तक तो नहीं लग रहा है। दूसरा, क्या वो मोदी जी की जय जयकार और भजन मंडली को छोड़ देगा या नहीं छोड़ देगा? अभी तक तो नहीं लग रहा है। अभी तक भी कुतर्कों के सारे सरकार को संरक्षण दे रहा है मीडिया, ना सवाल पूछ रहा है, अभी नहीं पूछ रहा है। नीट का इतना बड़ा मसला हो गया, क्या आपने किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे आपने बहस देखी अब तक मुख्यधारा की? किसको बचाते हैं? और एक सवाल मैं और पूछता हूं, आपने कहा ना कि राहुल गांधी बड़े नेता हो गए। आप और मैं इन बहस में ना जाएं कि कौन बड़ा और कौन छोटा हो गया है। मेरा तो एक साधारण सवाल है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के खाते सील किए गए थे बुशरा जी, आप सारे सहमत होंगे शायद, उसके बावजूद जब आपकी जेब में चवन्नी नहीं थी और चारों तरफ से घेरा गया विपक्ष को, अरविंद केजरीवाल आज भी अंदर है, हेमंत सोरेन आज भी अंदर है, उसके बावजूद विपक्ष ने जिस तरीके का चुनाव लड़ा, चुनाव आयोग आपको क्या लगता है चुनाव आयोग था? वो मोदी आयोग था। सारी एजेंसियां मोदी की जेब में थी। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरीके से विपक्ष ने चुनाव लड़के ये फिगर हासिल किया है, और उसके बावजूद मोदी जी को ये फिगर मिला है, तो केवल एक बात सोच लीजिए कि क्या अगर अकाउंट सील ना किए होते, नेता अंदर ना होते, चुनाव आयोग ने पक्षपात ना किया होता शर्मनिरपेक्षता के साथ, और सारी एजेंसियों का दुरुपयोग ना हुआ होता, तो मोदी जी की सीट कितनी आती? मैं तो ये जानना चाहता हूं। तब आपको पता लगता है कि असली नेता देश का कौन है। लीडर और रीडर, इसका फर्क पढ़े लिखे लोगों को तो समझ में आ गया है, और जो लफाजी मोदी जी करते आए हैं उसके में ढकोसले सारे धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। अब केवल देखा इतना जाना है कि मोदी का ये पहला टेस्ट है, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री के, उसमें कि नंबर्स के मामले में वो कहीं ना कहीं ही शॉर्ट ऑफ दैट। उनको जिस तरीके की छवि प्रायोजित की गई है, क्या उस छवि को कायम रखते हुए, फर्जी छवि है वो, उसमें कुछ नहीं है, वो बिल्कुल कंप्लीटली बोथरी छवि है, लेकिन क्या वो उसको कायम रखते हुए अपने इस सरकार का कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? क्या उन्होंने जो जनता को सबजबाग दिखाए, हालांकि कोई सबजबाग उधर सीधा 2047 में विश्व ग्रोथ बढ़ा दी, उससे पहले तो कोई उनका वायदा है ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखनी है। इसमें ये सवाल नहीं है कि कौन छोटा नेता है या कौन बड़ा है, सवाल ये है कि किसने संघर्ष किया, किसने झूठ बोला, किसने देश को गुमराह किया, और किसने देश को यहां ला करके खड़ा कर दिया। जो देश दुनिया को सॉफ्टवेयर के पावर हाउस के तौर पे इंजीनियर्स एक्सपोर्ट करता था, आज वो मजदूर एक्सपोर्ट करता है। आपने यहां खड़ा कर दिया। दुनिया के डोंकी रूट्स के अंदर हम सबसे पहले विश्वगुरु बन गए हैं। डोंकी रूट्स से ज्यादा हिंदुस्तानी पकड़े जाते हैं, तो मोदी जी यही बनाने आए थे क्या? तो ये समझ में आएगा धीरे धीरे। ये नीट की परीक्षाएं, ये सारी चीजें ये देश के सामने आ रही है। और ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये कहीं सारे जो ढोल की पोल है वो बहुत जल्दी ना खुल जाए। जो राहुल जी का जिक्र तिवारी जी कर रहे थे, एक बात मत भूलिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है लीडर ऑपोजिशन का, वो पीएसी का भी चेयरमैन होता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, जो अब तक बिल्कुल इरेलेवेंट कर दी गई है 10 साल में। जो जितने मोदी के कारनामे हैं वो तो वहां निकलेंगे ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। उसके भी चेयरमैन अगर वो बनते हैं तो वो सारी चीजें भी सामने आएंगी। तो मुझे लगता है राहुल गांधी को ये जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए, और मोदी को हेड ऑन लेने का इससे बढ़िया अवसर नहीं आएगा, उनको एक्सपोज करने का भी और उनको आईना दिखाने का भी। ऐसा मेरा मानना है।